कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको सुनने के बाद अंदर से आदमी हिल जाता है। कुछ ऐसा हुआ एक परिवार के साथ। परिवार का जो मुखिया था एक अच्छे पोस्ट पर था, बहुत धन कमाया। धन कमाने के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक बड़ा गुण था। उसी के साथ काम करने वाली एक महिला थी और उसके साथ दोस्तों उसका रिलेशन चल जाता है। रिलेशन के बाद वो उस रिलेशन को बढ़ाने के चक्कर में उसकी एक बेटी थी, उस बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करा देता है। जब उसके घर उसकी बहू आती है, उसकी हरकतों में जो बदलाव था वो होने वाला तो था नहीं। अक्सर जब उसकी बहू बाथरूम से नहा करके निकलती तो बाथरूम में घुस जाया करता था और दोस्तों उसके कपड़ों को सूंघा करता था। एक दिन अचानक उसकी बहू की नज़र पड़ जाती है और उसके बाद जो होता है पूरी घटना में सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों बड़ी रोचक कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना है दिल्ली के बसंत कुंज की। यहीं पर रहने वाला सोम कुमार, उम्र लगभग 60 वर्ष के ऊपर थी, क्योंकि वो दिल्ली के नगर निगम में एक बाबू के पोस्ट पर था और रिटायर हो चुका था। दोस्तों सोम कुमार की पत्नी को गुजरे हुए लगभग 15 साल के आसपास हो चुका था। सोम कुमार के 2 बेटे थे, अजीत और सुजीत। अजीत बड़ा बेटा था, उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी घर पर आती है और घर का जो खाना पीना और जो सारी व्यवस्थाएं होती है अजीत की पत्नी देखा करती थी। सोम कुमार ने अपने बेटे को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया। दोनों बेटे इंजीनियर थे। पहले जो अजीत था उसकी पोस्टिंग नोएडा में थी, नोएडा में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका तबादला हो जाता है, वो बेंगलोर चला जाता है। अपने परिवार और 2 बच्चों के साथ वो बेंगलोर जब शिफ्ट हो जाता है, इसके यहाँ समस्या हो जाती है। दोस्तों जो सोम कुमार था थोड़ा सा ढीले नाड़े का था, उसकी आदत इतनी गंदी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सोम कुमार जहाँ पर काम करता था वहीं पर एक विधवा महिला काम करती थी जिसका नाम बिमला देवी था। बिमला देवी की एक बेटी थी, तभी उनके जो पति थे उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद बिमला ने उसकी नौकरी ले ली और अपना ब्याह करने का जो फैसला था वो ख़त्म कर दिया। उसे लगा कि एक बेटी है, इसी को पालू पोसूंगी और इसी के सहारे हमारा जीवन गुजर जाएगा। पति की नौकरी मिल जाती है और वो पति की नौकरी करने लगती है। दोस्तों सोम कुमार और बिमला देवी अब साथ में काम करने लगते हैं। देखते देखते सोम कुमार और बिमला देवी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और ये नज़दीकियाँ जो थी संबंध का रूप ले लेती हैं। अक्सर इनके चर्चे थे पूरे ऑफिस में थे कि हर कोई जानता था सोम कुमार और बिमला देवी का संबंध बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। दोस्तों सोम कुमार को कभी वक्त मिलता तो बिमला देवी के घर भी जाता था। एक बार गया, देखा बिमला देवी की बेटी को, तो वो उसको लगा कि यार ये तो बड़ी सुंदर है, क्यों ना अपने बेटे के साथ इसका विवाह करा दिया जाए। दोस्तों बिमला देवी से एक बार चर्चा करता है कि हमारे तुम्हारे रिलेशन हैं और मैं इस रिलेशन को चाहता हूँ कि एक रिश्ते में बदल दिया जाए। बिमला देवी तैयार हो जाती है, कहती कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऊपर से जो सोम कुमार था उसको प्रॉपर्टी की भी लालच हो गई, क्योंकि बिमला देवी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई थी, बहुत 1-2 फ्लैट भी बनाए थे, बेटी के नाम पे बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे। सोम कुमार को लगा कि ब्याह हो जाएगा तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, आखिर बुराई क्या, सब कुछ तो है उसके पास। और जो बिमला देवी है उसका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा, ना बेटे को ना किसी को, ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। वो दिमाग से खेल जाता है। दोस्तों जब अजीत बेंगलोर चला जाता है तो जो उसका भाई सुजीत होता है उससे कहता है कि अब एक बहू की ज़रूरत है, क्योंकि खाना पीना बनाने की समस्या है। तो सुजीत कहता है कि जैसी आपकी इच्छा। सोम कुमार कहता है कि मेरे साथ काम करने वाली एक महिला है, उसकी एक बेटी है, बड़ी सुंदर है, हमने देखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देख लो, पसंद आ जाए तो ब्याह कर लो। सुजीत कहता है कि चलो ठीक है। दोस्तों एक होटल में जो बिमला देवी की बेटी अवंतिका थी वो आती है, बिमला देवी आती हैं, इधर से सोम कुमार और जो सुजीत था वो जाते हैं, देखते हैं, सब पसंद हो जाता है, लड़की पसंद आ जाती है। बेटे अजीत को फ़ोटो भेज दी जाती है, उसकी पत्नी और बच्चे सब देखते हैं, सब शादी के लिए हाँ कर देते हैं। डेट फिक्स होती है, शादी ब्याह हो जाता है। दोस्तों शादी ब्याह के बाद जो अजीत था वो बेंगलोर चला जाता है। सुजीत, सोम कुमार और अवंतिका तीनों बसंत कुंज में रहने लगते हैं। जो सुजीत था वो मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी ड्यूटी गुड़गांव में थी। अब घर दिल्ली में होने की वजह से अपनी कार से हमेशा वो गुड़गांव आया जाया करता था, दूरी लंबी थी। दोस्तों ड्यूटी पर जब सुजीत चला जाता तो घर पर केवल सोम कुमार और अवंतिका बसते थे। जब कभी सोम कुमार का मन करता तो चला जाता बिमला देवी के पास। बिमला भी रिटायरमेंट के कगार पर थी। बिमला का मात्र 2 साल का रिटायरमेंट बचा था।
लेकिन विमला अभी भी सोम कुमार को भरपूर मज़े देती थी। सोम कुमार अपनी ज़रूरतें वहीं से पूरी कर लेता था, लेकिन घर आता था तो जब अवंतिका को देखता तो उसकी जो मनसा थी वो बदल जाया करती थी। उसको लगता कि वो तो बुढ़ी हो चुकी है, ये तो अभी जवान है। दोस्तों वो इस फिराक में था, किसी तरीके से अवंतिका से उसका रिलेशन बन जाता तो उसकी माँ के साथ उसका जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाता, उसके जवानी के मज़े मिलने लगते। वो अवंतिका को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करने लगता है, उसको पैसे भी खर्च के लिए देता, उसको पूरी फुल छूट दे करके रखी थी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। अवंतिका को ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसकी जो एक आदत थी बहुत गंदी थी दोस्तों सोम कुमार की। अवंतिका जब भी बाथरूम से नहा कर आती उसके जस्ट बाद सोम कुमार बाथरूम में घुसता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता। बंद करने के बाद उसके जो उतारे हुए कपड़े थे उसको सूंघा करता था। उसको पता नहीं ऐसा कौन सा उसमें मज़ा मिलता था। उसकी ये बहुत गंदी आदत थी। वो कहीं न कहीं उसको नाकों में रखता और सूंघता और मदहोश हो जाता। उसके बाद आता अवंतिका को घूर घूर कर देखने लगता। उसको लगता कि यार उसके कपड़ों से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अवंतिका थी भी ऐसी, सज बज के खूब रहती थी, परफ्यूम वगैरह खूब मारती थी। जिस तरफ से गुजरती थी पूरा वो माहौल खुशबू टाइप का हो जाता था। कहीं न कहीं वो खुशबू उसको मदहोश कर दिया करती थी। वो अक्सर जा कर के हमें लगता है बाथरूम में उसी को सूंघने का प्रयास करता था। दोस्तों लगभग 6-7 महीने के आसपास का वक्त बीत चुका था। वो पूरी ताकत लगा दिया था उसको अपनी ओर आकर्षित करने का, लेकिन मौका मिल नहीं पाया था। मौके की तलाश में था। ये रोज़ का उसका नियम बन गया था, किसी न किसी बहाने बाथरूम में घुसना और वो हरकतें करना। दोस्तों एक दिन अवंतिका नहा करके बाथरूम से बाहर आती है, उसके जस्ट बाद बाथरूम में घुस जाता है। इत्तेफाकन दरवाज़ा बंद नहीं कर पाया रहता है। तभी अवंतिका कुछ सामान भूल गई थी बाथरूम में। उसे लगा कि ससुर जी जा रहे हैं, ऐसा ना हो कुछ उसके देख लें सामान को, क्योंकि जो अंदर के कपड़े थे उसको छुपा करके रखती थी। वो जैसे ही अंदर जाती है, देखने का प्रयास करती है, तो जो नज़ारा देखती है वो दंग रह जाती है। वो देखती है कि जो उसके सोम कुमार ससुर जी हैं, उसके जो अंडर गारमेंट्स हैं उसको नाकों पर रख करके सूंघ रहा है और लंबी लंबी सांसें खींच रहा है। ये देख करके वो सन्न रह जाती है। अवंतिका झट से सोम कुमार के हाथों से अपना कपड़ा छीन लेती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। ये सुन करके सोम कुमार उसका हाथ पकड़ लेता और कहता कि तुम्हारे कपड़ों से इतनी खुशबू आ रही, तो कसम से तुम्हारे अंदर कितनी खुशबू होगी, तुम वैसे ही बहुत महकती हो। जब तुम मेरे अगल बगल से गुजरती हो तो मुझे मदहोश कर देती हो। दोस्तों देखते देखते सोम कुमार उसको पकड़ लेता है और इतनी कस के पकड़ बना लेता है कि जो अवंतिका थी अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। सोम कुमार की हरकत देख करके अवंतिका पूरी तरीके से डर जाती है। उससे कहती कि छोड़ दो, नहीं तो मैं शाम को अपने पति से सब बता दूंगी, बहुत उल्टा हो जाएगा। दोस्तों सोम कुमार कहता कि पति से बताकर क्या करोगी, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है और जो 1,50,000 रुपये कमाता है उससे गुजर बसर होने वाला नहीं इतनी महंगाई में। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं रखूंगा। दोस्तों जो अवंतिका थी उस नेचर की थी नहीं। अवंतिका किसी तरीके से उसको धक्का मार करके बाहर आती है और अपने कमरे में चली जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद अपनी माँ को फ़ोन करती है, सारी बात माँ को बताती है। माँ को तो पहले से पता था सोम कुमार के बारे में कि कितना ढीले नाड़े का है, वो तो ऐसा सब कुछ चाहता है। उसे समझाती कि चलो ठीक है तुम्हारे ससुर हैं, ये बात किसी से कहना नहीं, अपने तक सीमित रखो, उनका ध्यान दिया करो। वो सोम कुमार की तरफ उसको और दबाव बनाने लगती है। उसको लगा कि यार मेरी माँ इसका सपोर्ट कर रही है, माजरा क्या है। अवंतिका को सोम कुमार और अपनी माँ के रिलेशन के बारे में कतई नहीं पता था। उनको पता था कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन के बारे में कतई जानकारी नहीं थी। शाम का वक्त होता है, सोम कुमार चाय पी रहा होता है। अवंतिका उसको चाय बना करके ले आती है और सोम कुमार अवंतिका को हिदायत देता है कि यदि गलती से तूने सुजीत से कोई बात कही तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो डर जाती है। दोस्तों शाम को सुजीत नौकरी से आता है। अवंतिका पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। देख करके सुजीत कहता है क्या बात है, कुछ दिक्कत है, तबीयत वगैरह ख़राब है क्या। वो कहती है कि नहीं आज पता नहीं मुझे घबराहट से क्यों हो रही है। वो बताती नहीं है, बात को दबा लेती है। शायद वो बता ले जाती तो उसके साथ जो कुछ आगे होने वाला था दोस्तों कतई नहीं होता। अगले दिन सुबह होती है। सुबह का डेली वाला जो रूटीन था, सुबह चाय नाश्ता बनना, सबके लिए खाना बनना, सारी चीज़ें वैसे थी और जो अजीत का व्यवहार था पहले जैसा था। तो सोम कुमार को लगा कि अवंतिका ने बेटे से कोई बात बताई नहीं। दोस्तों उसे लगा कि सुजीत से बात बताई नहीं। अब धीरे धीरे करके जो सोम कुमार था उसका हौसला बढ़ने लगता है। सुजीत अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, पूरा घर फिर खाली हो जाता है। अवंतिका चाय वगैरह दे करके अपने कमरे में चले जाती है। सोम कुमार जा करके दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोलती है, उसके पास जा करके बैठ जाता है। कहता कि देखो हमारी पत्नी है नहीं,
वैसे भी हम लोग घर में अकेले रहते हैं, सारा दिन तुम इधर उधर लेटी रहती हो, मोबाइल देखती रहती हो, टीवी देखती रहती हो, क्यों ना हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो और हम दोनों का वक्त अच्छे से बीतने लगेगा। दोस्तों ये सुन करके जो अवंतिका थी पूरी तरीके से घबरा जाती है। वो कहती है कि आप जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, आप रिश्ते में मेरे पिता के समान हो और आपको ये सब चीज़ शोभा नहीं देती है, आपकी उम्र हो चुकी है और मैं इस उम्र में तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, ये सब हरकतें आपको शोभा नहीं दे रही। आपको ये सब चीज़ मेरे बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। तो सोम कुमार कहता है कि देखो वो सब चीज़ें अलग की बात है, अभी जो है उस पर ध्यान दो, अभी जो मेरी ज़रूरतें हैं उसका ख्याल रखो। आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे अपनी ज़रूरतें कहूँ। अवंतिका कहती है कि ठीक है, मुझे समझने का कम से कम 1 हफ्ते का समय दो, उसके बाद मैं समझ लूँगी, फिर जैसा होगा मैं आपसे बताऊँगी। सोम कुमार उसे छोड़ देता है, बाहर आ जाता है। अवंतिका पूरी तरीके से घबराई रहती है। दोस्तों समय बीतता जाता है। शाम को सुजीत नौकरी पर से आता है। दोनों खाना पीना खा करके अपने बिस्तर पर थे। तो अवंतिका सुजीत से कहती है कि हमें लगता है पिताजी का ब्याह करा देना चाहिए। ये बात सुन करके सुजीत कहता है कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या? जिसके नाती वगैरह हो गए हों, बच्चों के बच्चे हों, वो ब्याह करेगा इस उम्र में? तुम्हें ये सब बात करती है थोड़ा सा शर्म भी नहीं आई? उसे डांटने लगता है। अवंतिका कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर पत्नी ना हो तो उसका सहारा कौन बनेगा? तो सुजीत कहता है कि हम हैं, तुम हैं, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, हम सब लोग हैं, सहारा बनेंगे पिताजी का। पिताजी ने हमारे लिए क्या नहीं किया? आज जो कुछ प्रॉपर्टी बनाई है उन्होंने बनाई। हम तो जितना कमाते हैं वो खर्च में ही निकल जाता है, मेरा तो कुछ बचता ही नहीं। दोस्तों अवंतिका वहीं चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। ऐसा करके 2-3 दिन का और समय बीत जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर एक दिन अपने पति से यही चर्चा करती है। उसका पति फिर उसे समझा देता है, कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें आजकल उल्टी सीधी बातें बहुत आ रही है, तुम्हें हमें लग रहा है डॉक्टर की ज़रूरत है, आप जा करके अपना इलाज कराओ। दोस्तों देखते देखते एक सप्ताह का वक्त बीत जाता है। सोम कुमार जैसे अंगुलियों पर दिन गिन रहा हो। जिस दिन 1 सप्ताह पूरा होता है, सोम कुमार फिर अवंतिका के पास जाता है और कहता है कि मैं आज अच्छी बातें सुनना चाहता हूँ, जो कुछ बोलना बहुत अच्छी अच्छी बोलना। दोस्तों अवंतिका के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा? अवंतिका कहती है कि देखो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि लड़कियाँ कंप्रोमाइज़ कर ले पैसों के लालच में। इज्जत से बढ़कर के पैसा नहीं है, मैं कंप्रोमाइज़ बिल्कुल करने वाली नहीं हूँ। और अगर आज के बाद तुमने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर के जो सोम कुमार था दोस्तों पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और उसको पकड़ करके उसी बिस्तर पर गिरा देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। कहता है कि अब नहीं तो अब तो मानोगी, किससे बताओगी? अगर कहीं बात बाहर गई तो समझ लेना कि तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। उसे पूरी तरीके से डरा देता है, धमका देता है। शाम का वक्त होता है। शाम को जब सुजीत काम पर से आता है, अवंतिका अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। सुजीत उससे पूछता है क्या हुआ? अवंतिका कहती है कि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं, मैं कब से कह रही हूँ कि पिताजी का ब्याह करा दो, तुम मानने को तैयार नहीं हो। दोस्तों सुजीत कहता है कि क्या हुआ? वो सारी बात बताती है। सुनकर के जो सुजीत था वो दंग रह गया कि इस उम्र में हमारे पिताजी के इतने बुरे ख्याल, वो भी अपनी बहू के लिए। दोस्तों सुजीत अपने पिता से पूछता है तो कहता है कि सर ये झूठ बोल रही, ये पैसे के लिए ये सब नाटक कर रही, इसको पैसा चाहिए, इसकी नज़र हमारे पैसे और प्रॉपर्टी पर पड़ गई है, मुझे किसी तरीके से फंसाना चाहती है। ये सुनकर के अवंतिका दंग रह गई। उसको लगा कि ये पूरी तरीके से हमें अब फंसा रहा है। दोस्तों अवंतिका अपने पति सुजीत से कहती है कि मुझे थाने ले चलो, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ, मैं FIR कराऊँ। दोस्तों सुजीत उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है लेकिन वो मानती नहीं है। अवंतिका कहती है कि यदि मुझे थाने नहीं ले गए तो मैं घर में कुछ ऐसा कदम उठा लूँगी कि तुम माँ बाप बेटे दोनों जेल चले जाओगे। ये सुनकर के सुजीत डर जाता है। उसको लगने लगा कि कहीं ना कहीं बात कुछ ज़रूर है, क्योंकि आज तक लगभग साल भर के बीच में अवंतिका ने कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। आज 1 हफ्ते से रट लगाई है कि पिताजी का ब्याह करा दो, कहीं ना कहीं कुछ हरकत ज़रूर की होगी। दोस्तों अवंतिका कहती है चल के पहले मेरा मेडिकल कराओ। वो कहता है कि मेडिकल? वो कहती है कि हाँ, तब तुम्हें यकीन होगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों जो सुजीत था उसका साथ देता है इन सब चीज़ों में। सबसे पहले उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है। अवंतिका पूरी घटना बताती है, FIR दर्ज होती है सोम कुमार के खिलाफ, उसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में रेप की पुष्टि होती है। दोस्तों सुजीत समझ जाता है कहीं ना कहीं उसके पिताजी जो थे उसकी पत्नी के साथ गलत कर दिए हैं। अब उसे यकीन हो गया था कि जो अवंतिका 1 हफ्ते से रट लगाई थी कि ब्याह करा दो ब्याह करा दो, कहीं ना कहीं इसकी हरकत देख करके लगाई थी। अवंतिका दोस्तों सुजीत से कहती है कि मैं इस दरिंदे को बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ऐसे नियतखोर लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। दर्ज मुकदमे के आधार पर और
जो रिपोर्ट आती है मेडिकल रिपोर्ट, उसके आधार पर पुलिस पहुंचती है, सोम कुमार को अरेस्ट करती है और उठा करके जेल में बंद कर देती है। इधर जो बिमला देवी थी उसको पता चलता है तो बिमला देवी नाराज़ हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम अपने ससुर के खिलाफ ऐसा कदम उठा ली, तुम्हें एक बार कम से कम मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। तो अवंतिका कहती है कि मैं तुमसे बात की थी लेकिन तुमने उसी की ओर हमें झुकने के लिए कहा, एक बार ये नहीं कहा कि हाँ वो जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, आपने उसी का साथ दिया, मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं था, मेरा पति भी मेरा नहीं साथ दे रहा था और इसी की वजह से इसने मेरे साथ सब कुछ कर लिया, नहीं उसकी हिम्मत नहीं थी कि हमको छू ले। दोस्तों मामला पूरी तरीके से बदल चुका था, सोम कुमार जेल चले गए थे और जो सुजीत थे और उनकी पत्नी अवंतिका अब उसी घर में रहने लगते हैं। सोम कुमार सलाखों के पीछे जेल की हवा खा रहा होता है। इतना अंधा और इतना पागल इंसान जो रिश्तों का संसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों के लिए इससे भी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, हमारा तो यही मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी, कल मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ कमेंट करिएगा कौन से शहर से देख रहे हैं। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। लखपत राय, अनिल कुमार, शिवांश यादव, असलम कामिल, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, पवन कुमार दिल्ली से, ओम प्रकाश सैनी, शेख मोहम्मद, प्रवीण चौधरी, गगन राम, नरेंद्र देव जहानाबाद से, दिलीप राजपूत खंडवा से, आशीष रस्तोगी, सुधीश कुमार पटेल दिल्ली से और मोहम्मद जमाल अहमदाबाद से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।